चुनाव परिणाम हैरान करते हैं, अक्सर करते हैं और चाहे चुनाव परिणाम हैरान करें, इस बात से हैरान नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बार का परिणाम देखिए लगता है किसी ने बहुत हल्के से हाथ से इन सबको बिल्कुल बराबर कर दिया है, जो बहुत ही आर्टिफिशियल सा है महाराष्ट्र के लिए। मैसेजिंग भी तो गलत हुआ मेरे हिसाब से कि कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी महायुति जहां पर एक कंस्ट्रक्टिव राजनीति की तरफ बढ़ रही थी, महाविकास आघाड़ी एक सेल्फ ड्रिवेन पॉलिटिक्स की तरीके से पेश आ रहे थे या दिख रहे थे। और जितने वोट ईवीएम में काउंट हुए, चुनाव आयोग के हिसाब से ऑफिशियली दोनों में अंतर है। अंतर थोड़ा है, 100 का, 50 का, 200 का, 1000 का। और अमूमन चुनाव में जीत हार का जो फासला है उससे कम है यार, लेकिन फिर भी अंतर तो है। क्यों है अंतर? नमस्कार, द वायर की इस बातचीत में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय आशीर्वाद और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ और राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव। कल ही योगेंद्र जी ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने ये अपनी टिप्पणी में ये कहा कि जो भाजपा के नेतृत्व में महायुति जो महाराष्ट्र में जीती है वो उन्हें उतना आश्चर्यचकित नहीं करता है, मगर जिस तरीके से महायुति का जो स्केल है उस जीत का, जो 14 परसेंटेज पॉइंट्स की जो गैप बना है महायुति और कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी के बीच में, वो एक तरीके से आश्चर्यचकित करने वाला है। क्योंकि अभी कुछ ही महीनों पहले जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में एनडीए जो भाजपा के नेतृत्व में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, वो महाविकास आघाड़ी से काफी पीछे रह गई थी। 30 सीटें जहां पर महाविकास आघाड़ी जीत कर आई थी, वहां पर एनडीए सिर्फ 17 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। तो उसी की वजह से योगेंद्र जी ने ये लिखा है कि इस तरीके का जो पूरा रिवर्सल हुआ है, ये जो पूरा उलट नतीजा आया है और इस तरीके की भारी मात्रा में बीजेपी जीत कर आई है, वो एक तरीके से समझ से परे है। तो इसी सिलसिले में और महाराष्ट्र और झारखंड में जिस तरीके के परिणाम आए उसके बारे में हम बात करेंगे योगेंद्र जी से। योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वायर की इस बातचीत में। तो पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि ये जो आपने कहा कि ये जो अंतर है महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच में, वो आपको आश्चर्यचकित कर रहा है। ऐसा आपने क्यों कहा और किस आधार पर कह रहे हैं? अजय जी, इसमें एक नहीं 4 बातें हैं जो हैरान करने वाली हैं महाराष्ट्र के परिणाम में। लेकिन शुरुआत में मैं 1-2 बात कहना चाहता हूँ। पहला तो ये कि देखिए, चुनाव परिणाम हैरान करते हैं, अक्सर करते हैं। और चाहे चुनाव परिणाम हैरान करें, इस बात से हैरान नहीं होना चाहिए। कम से कम मैंने 35 साल से चुनाव देखे हैं और बहुत बार होता है हमारा मूल्यांकन गलत भी निकलता है। महाराष्ट्र में इस बार मैं गया, खुद भी घूमा, इतना ज़्यादा नहीं घूमा कि इस आधार पे मैं कुछ भी अपना निष्कर्ष निकाल सकूँ, चूँकि मैं बाहरी व्यक्ति हूँ। हमारे जितने भी साथी थे, क्योंकि मैं कोई न्यूट्रल व्यक्ति हूँ नहीं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहूँ, महाराष्ट्र के चुनाव में हमने महाविकास आघाड़ी का समर्थन किया था। जब हम चुनाव में गए तो हमारे तमाम साथियों की ज़मीन पे राय थी कि महाविकास आघाड़ी आगे। अ, लेकिन कार्यकर्ता साथी कई बार थोड़ा उत्साहित हो जाते हैं और एक आशावादिता लेके चलते हैं, जो स्वाभाविक है। इसलिए मैंने काफ़ी न्यूट्रल लोगों से पूछा, जिनका मानना था कि नहीं, ये चुनाव काफ़ी कांटे का है और इसमें कुछ भी हो सकता है। मेरी अपनी समझ ये थी कि अगर चुनाव कांटे का है, तो उसमें बीजेपी को एडवांटेज रहेगा, क्योंकि जो भी चुनाव बहुत नज़दीकी का हो जाता है, क्योंकि बीजेपी के पास संगठन है, एक सिस्टमैटिक काम करने का तरीका है, इलेक्शन की पूरी मशीन है, उन्हें एक स्वाभाविक एडवांटेज रहता है। तो कम से कम मानसिक रूप से मैं तैयार था कि इस चुनाव में महायुति हो सकता है आगे निकल जाए, जो बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो पीछे थे। आमतौर पे लोकसभा चुनाव के बाद और पीछे जाते हैं विधानसभा चुनाव में। लेकिन मैं मानसिक रूप से उस परिणाम के लिए तैयार था। उसमें इतनी बड़ी हैरानी की बात नहीं होती। हैरानी तो थी, लेकिन वो इतनी बड़ी हैरानी की बात नहीं थी। इसलिए जब चुनाव के रुझान में शुरू में आना शुरू हुआ कि महायुति आगे निकल गई है, तो मुझे लगा उसकी ये तो शायद संभव ही था। लेकिन बाद में जब पूरा परिणाम देखा कि ये सिर्फ आगे नहीं, जिस स्केल पे आगे 3/4 सीटें, जो अभूतपूर्व है, 14% का मार्जिन। अब 14% का मार्जिन लगभग वो होता है, जो क्रिकेट की भाषा में कहें कि अगर आप इनिंग्स और 250 रन से हार जाएँ,
तो वो इस तरह की ये बातचीत। अ, उसको अभी तक मैं कम से कम समझ नहीं पा रहा हूँ। इसमें 4 हैरान करने की बातें। पहला तो जो मैंने कहा 14% मार्जिन, जो कि सड़क पे नहीं दिखता था, किसी को नहीं दिखता था। मेरी निगाह में किसी ओपिनियन पोल को नहीं दिखा था, उसके नज़दीक भी कोई नहीं। एक ने दावा किया था 10% का, लेकिन जितने भी ओपिनियन पोल्स बाकी सब थे, वो 2-4% देख रहे थे। लेकिन ओपिनियन पोल्स गलत हो सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि ओपिनियन पोल थे इसलिए चुनाव परिणाम पे हम चुनाव सवालिया निशान लगा। दूसरी बात ये है कि महाराष्ट्र चुनाव के जो एक स्टैंडर्ड पैटर्न हुआ करता है, महाराष्ट्र में 6 अलग-अलग क्षेत्र हैं, जहाँ 6 अलग-अलग तरह के परिणाम अक्सर आते हैं। ये सामान्य है महाराष्ट्र की राजनीति और खास तौर पे विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 6 अलग चुनाव होते हैं। लेकिन इस बार का परिणाम देखिए, लगता है किसी ने बहुत हल्के से हाथ से इन सबको बिल्कुल बराबर कर दिया है, जो बहुत ही आर्टिफिशियल सा है महाराष्ट्र के। हुँ, महाराष्ट्र में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का वोटिंग परसेंट और वोट वोट का रुझान बिल्कुल अलग रहता है। जी, लोकसभा चुनाव तक बिल्कुल अलग था। वो भी इस बार नहीं रहा है, तो कुछ पैटर्न में आर्टिफिशियल बात है। तीसरा जो आपने इशारा किया कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में पिछले 5 महीने में इतना बड़ा बदलाव 15%। हुँ, लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी 1% से आगे थी, यानी जी, कि महायुति बीजेपी के अलाइज़ 1% पीछे थे। तो हुँ, 1% पीछे से 14% आगे आ जाना बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा हुआ है, कभी-कभार हुआ है। रामकृष्ण हेगड़े ने किया था, आम आदमी पार्टी ने 2 बार ऐसा किया है और इसी बार खुद हेमंत सोरेन का जो बदलाव है, 6% की अ ट्रेल से हट के अब 8% की लीड पे आना, तो वो भी जी, 14% है। तो ये अभूतपूर्व नहीं है, ये ये अनयूजुअल है, ऐसा सामान्यतः नहीं होता है। और चौथी बात जो मैंने कही है, वो ये है कि जब भी 6 महीने में लोकसभा चुनाव के 6 महीने में बदलाव होता है, उसका अब तक केवल एक ही कारक रहा है कि एक क्षेत्रीय दल होता है, जो कहता है कि लोकसभा में आपने हमें नहीं दिया, कोई बात नहीं। विधानसभा के लिए हम दावेदार हैं, आप कंसिडर कीजिए। यही रामकृष्ण हेगड़े ने किया था 1984-85 में, लोकसभा चुनाव हारे थे। उन्होंने कहा मैं जनता के पास दोबारा जाऊँगा, क्या आप मेरे को नहीं चाहते क्या बता दो। वो मुख्यमंत्री थे उस वक़्त। तो गए, जनता ने कहा नहीं विधानसभा के लिए तुम ठीक हो, लोकसभा के लिए कांग्रेस ठीक है। आम आदमी पार्टी 2014 के चुनाव में हारी, 15 में जनता ने कहा नहीं विधानसभा के लिए तुम ठीक हो और आपको याद है दिल्ली में मुहावरा चला करता था कि ऊपर वोट मोदी को, नीचे केजरीवाल, जी, तो वो चला था। झारखंड में भी यही हुआ है। लोकसभा चुनाव में लोगों ने जेएमएम के के गठबंधन को स्वीकार कम किया, 0 नहीं था, लेकिन वहाँ बीजेपी जीती, राष्ट्रीय पार्टी। विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय पार्टी का वजन घटा, जो स्थानीय पार्टी है क्योंकि जेएमएम का गठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन वहाँ पे है, मुख्यतः जेएमएम का सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जेएमएम की है वहाँ पे। एक क्षेत्रीय दल विधानसभा में आगे आया। अब महाराष्ट्र को देखिए, महाराष्ट्र कितना अजीब है। ये 15% परिवर्तन होता है और परिवर्तन उस दिशा में नहीं होता है जिस दिशा में हमेशा होता आया है, यानी कि क्षेत्रीय चुनाव में क्षेत्रीय दल आगे आ गया। बल्कि जो दोनों गठबंधनों में से जो गठबंधन राष्ट्रीय है, बीजेपी वाला ज़्यादा, क्योंकि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस भले ही है, लेकिन वो कांग्रेस के इर्द-गिर्द गठबंधन नहीं है, वहाँ शिवसेना और एनसीपी का जो वज़न है, वो कांग्रेस से ज़्यादा है। जबकि महायुति में ये मुख्यतः बीजेपी का गठबंधन है, जो सीटों के बँटवारे से भी स्पष्ट था। बीजेपी है, साथ में कुछ और। तो जो राष्ट्रीय गठबंधन है, वो राष्ट्रीय चुनाव में पीछे रहता है हुँ, और विधानसभा चुनाव में आगे चला जाता है। तो इसलिए मैंने वो गुगली शब्द का इस्तेमाल किया है। गुगली वही होती है। आप सोचते हैं कि बॉल लेग से ऑफ की तरफ टर्न करेगी, लेकिन वो बॉल अचानक ऑफ से लेग की तरफ टर्न करेगा। जी। तो ये इन 4 चीज़ों के चलते हुए महाराष्ट्र को मैंने कहा है कि ये अजूबा है, सामान्य नहीं है, ये सब होना और इस पे सोचने की ज़रूरत है। जी, योगेंद्र जी, आपने अभी आम आदमी पार्टी का ज़िक्र किया।
जहाँ पर हमने 2019 में भी और देखा था कि किस तरीके से सातों के सातों सीट हार गई थी आम आदमी पार्टी, मगर फिर से 60 से ऊपर सीटें लेकर आई। तो इस तरीके का हुआ है, आपने खुद ही कहा। लेकिन महाराष्ट्र में जैसा आप कह रहे हैं जो पैटर्न है, अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग नतीजे आना सम हमेशा से एक तरीके से पैटर्न बना हुआ था, वो एक तरीके से समान हो गया और ओपिनियन पोल्स भी कह रहे थे कि मराठवाड़ा जहाँ पर 46 सीटें हैं, वहाँ पर महाविकास अघाड़ी जो कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ी जा रही थी, उनको एक डिसाइसिव एज है। मगर वैसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन ये जो समानता आई है बीजेपी के वो क्या कुछ राजनैतिक फैक्टर्स की वजह से भी आ सकती है? अगर जिस तरीके से महायुति ने अपने आप को समेटा लोकसभा की हार के बाद, लाड़की बहन योजना उन्होंने दिया, साथ में ओबीसी अ, अपनी जो पुरानी जो उनकी जो महाराष्ट्र में माधवा पॉलिटिक्स है, माली, डांगर और वंजारी कम्युनिटी उनको इकट्ठा करते हुए और मराठा कम्युनिटी पे भी उन्होंने एक तरीके से एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनकी बात सुनी जाएगी। तो इस तरीके से ये सारी जहाँ चीज़ें हो रही थी, वहीं पर महाविकास अघाड़ी ने कई सारे 2-3 महीने गुज़ार दिए सीट शेयरिंग और बँटवारा और कौन होगा मुख्यमंत्री इस तरीके के सवाल में। तो मैसेजिंग भी तो गलत हुआ मेरे हिसाब से कि कहीं न कहीं महाविकास अघाड़ी, महायुति जहाँ पर एक कंस्ट्रक्टिव राजनीति की तरफ बढ़ रही थी, महाविकास अघाड़ी एक सेल्फ ड्रिवेन पॉलिटिक्स की तरीके से पेश आ रहे थे या दिख रहे थे। मैं सहमत हूँ और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए मुझे हैरानी न हुई जब महायुति जीती, क्योंकि वास्तव में ये चुनाव था जो कि महाविकास आघाड़ी को आराम से जीतना चाहिए था। महाविकास आघाड़ी को लोकसभा चुनाव में 1% का फायदा था। महाराष्ट्र का ट्रेडिशन ये रहा है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट और गिरता है। बीजेपी सामान्यतः एक राष्ट्रीय पार्टी है। विधानसभा चुनाव में थोड़ा-सा खराब उसका परफॉर्मेंस रहता है। तो वो भी था और विधानसभा चुनाव के अंदर कहने को इनके पास बहुत कुछ था कि भई ये तो सरकारी बेईमानी से बनाई है, ठगी और गद्दारी से बनाई है, सरकार ने कुछ खास किया नहीं था, ये सब था। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लोकसभा चुनाव के बाद महाविकास अघाड़ी ने लगभग मान लिया कि भई ये चुनाव तो पॉकेट में है, अब ज़रा फैसला कर लें कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो उनका ज़्यादा जो जोड़-तोड़ इसके अंदर रही। जबकि बीजेपी और महायुति ने एक स्पष्ट योजना बनाई, उनके पास एक गेम प्लान था। गेम प्लान ये था कि तिजोरी का खजाना खोल दो, तमाम तरह की स्कीम अनाउंस करो, सैकड़ों घोषणाएँ उन्होंने की, केवल ये लाडली बहन ही नहीं, सैकड़ों घोषणाएँ उन्होंने की, खूब पैसा बाँटा। उसके अलावा उन्होंने सामाजिक समीकरण बदला जिसका आपने इशारा किया है और उन्होंने अपने जो एक रणनीति थी जिसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े किए गए, बहुत सारी छोटी-छोटी पार्टियों को अचानक पैसा आ गया, पता नहीं कहाँ से आ गया, सबको लगा कि ये सब खड़ा हुआ। ये सब हुआ। अ, इसी सब के आधार पे मैं कहता हूँ कि जो महायुति 1% पीछे थी और जिसके और पीछे जाने की गुंजाइश थी, वो अगर बराबर आ जाती, 2% आगे भी चली जाती, तो किसी को जी, खास हैरानी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये जो हुआ है, अगर फिर क्रिकेट का मैं उदाहरण लूँ, तो अगर इनिंग 250 रन और इनिंग्स डिफीट अगर हो जाती है, उसके बाद कोई कहे कि फील्ड प्लेसमेंट इनका खराब था, बैटिंग ऑर्डर ठीक नहीं था, तो आप कहेंगे, "हाँ भाई, ये सब तो था, लेकिन भैया इनिंग्स डिफीट हुई है, 250 रन ऊपर से और हैं, इसका बिल्कुल। कैसे जवाब दूँ?" ये ऐसा फील्ड प्लेसमेंट से नहीं होता, ऐसा सिर्फ बैटिंग ऑर्डर चेंज करने से नहीं होता, कुछ बहुत बड़ा हुआ है। वो बड़ा क्या है, क्या हुआ वो है समझ वो? नहीं आता है और उसके जी, लिए मैंने सीएसडीएस का पोस्टमार्टम देखा जो कि सामान्यतः मेरे विचार से सबसे प्रामाणिक चीज़ रहती है। किसी भी चुनाव के बाद समझने के लिए मैं आज भी सीएसडीएस का जो पोस्ट पोल सर्वे होता है, प्री पोल सर्वे होता है, उसका जो पूरा विश्लेषण करते हैं वो मैंने देखा। तो मैं सोच रहा था कि भई क्या हुआ? क्या मुख्यमंत्री इतने लोकप्रिय हो गए? वो तो नहीं थे। क्या सरकार बहुत संतुष्टि बहुत ज़्यादा थी लोगों के मन में क्योंकि इतने बड़े मार्जिन से जीतने के लिए तो योर रेटिंग शुड शूट थ्रू द रूफ यही नॉर्मली होता है। वो देखा वैसी भी रेटिंग नहीं है। अच्छा क्या लोग डबल इंजन की सरकार चाहते थे, उसके प्रति कोई खास उत्साह नहीं है। तो फिर क्या है ऐसा कुछ चीज़? जी, इसलिए मैंने कहा कि भई कम से कम मुझे समझ नहीं आता और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ स्टेरॉइड भी
हो सकता हुँ, है बगैर स्टेरॉइड के बीजेपी जीत सकती थी। मुझे अभी भी लगता है कि महाविकास अघाड़ी ने जितना गैर ज़िम्मेदारी से चुनाव लड़ा, वो हो सकता है हार जाती। लेकिन ये जो मार्जिन है उसमें कुछ स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड जी, मैंने कहा है, एक्स फैक्टर कहा है। हुँ, और ये पहली बार नहीं है, आप देखिए बिल्कुल यही मध्य प्रदेश में हुआ था पिछले साल। अचानक बीजेपी 9% से जीत गई। वो चुनाव जो कि सब लोगों को एक भी पत्रकार नहीं था जो कहता था कि बीजेपी जीत सकती है। हुँ, ओपिनियन पोल में एक ओपिनियन पोल था जो कहता था बीजेपी 2% से आगे है। और ना सिर्फ बीजेपी जीती बल्कि 9% वोट के मार्जिन से जीती। जी, हरियाणा हरियाणा जहां हर कोई आज भी आप मुझे एक पत्रकार ला दीजिए, बीजेपी का समर्थक पत्रकार दिखा दीजिए जिसने कहा हो कि हरियाणा के चुनाव को बीजेपी जीत रही है। किसी ने हुँ, नहीं कहा। वो चुनाव सिर्फ कयास ये थे कि बीजेपी कितनी बुरी तरह से हारेगी और वहां बीजेपी स्पष्ट रूप से जीतती है। तो तीसरा चुनाव हो रहा है एक ही साल में जिसका परिणाम सिर्फ हैरान नहीं करता बल्कि अविश्वसनीय है। अविश्वसनीय। और ये बात है जिस पे चिंता करनी चाहिए क्योंकि ये होगा। अ, शरद पवार ने अब इस पे प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, शरद पवार चुनाव जीते भी हैं, हारे भी। मुझे नहीं ध्यान आता कि शरद पवार ने किसी चुनाव में ऐसा कहा हो कि ये चुनाव का परिणाम है, मुझे विश्वास नहीं है। चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने नहीं कहा। पहली बार उन्होंने ऐसा कहा है। कुछ है जिसकी जाँच की जानी चाहिए। मैं अभी भी ये बातें सावधानी से कहना चाहता हूँ क्योंकि चुनावी परिणाम पर उँगली उठाना एक सेंसिटिव सवाल है और इसे बहुत ही ध्यान से कहा जाना चाहिए और इसको उत्तर देने में भी पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए। जी, काफ़ी समय से लोग कह रहे हैं ईवीएम, ईवीएम और मैं कहता रहा हूँ कि ना, ये चीज़ का अभी तक प्रमाण हमारे पास नहीं। तो मैं अभी भी वो नहीं कहूँगा, बस मैं इतना कहूँगा कि इसमें पूरी जाँच की ज़रूरत है। कुछ तो दाल में काला है, क्या है पता नहीं। 2-3 जैसे आज इंडिया गठबंधन के जो पार्टीज़ हैं, उन्होंने मुंबई में ये घोषणा की है कि वो स संभवतः ईवीएम मैनिपुलेशन अगर हो रहा हो तो उसके खिलाफ वो रैली निकालेंगे। हरियाणा चुनाव के बाद जब परिणाम आए, तब यहाँ कांग्रेस के जयराम रमेश ने भी ये कहा कि कुछ इस तरीके का आपने भी जिसके बाद एक वीडियो किया था कि कुछ ईवीएम्स ऐसे हैं जो 99% बैटरी दिखा रहे हैं और उसमें बीजेपी भारी मात्रा में जीत रही है, मगर 60% वाले जो बैटरी लाइफ जिनकी जिस ईवीएम की होती है, वहाँ पर एक तरीके से रियल इलेक्शन रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो लेकिन इन सब को ये सारी जो थियरीज़ हैं, ये फ़ॉलो अप किसी भी पार्टी ने नहीं किया। एक कुछ सामाजिक ऑर्गनाइज़ेशंस भी हैं, जैसे वोट फॉर डेमोक्रेसी, वो लगातार ये सवालिया निशान उठा रहे हैं कि रात को जो 5:30 बजे शाम को जो 5:30 बजे जो इलेक्शन कमीशन अपना वोट टर्नआउट फिगर्स देती है और वो 11:30 बजे फिर बदलते हैं और फिर 1 दिन के बाद या 2 फाइनल टर्नआउट देते हैं, तो उसमें 3% से 6% का गैप हो जाता है, जिसमें परिणाम काफ़ी पलट जाने की संभावनाएँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ऐसे कई सारी थियरीज़ हम लोग भी सुन रहे हैं, लेकिन आपने कुछ महीनों पहले ईवीएम पर एक लेख लिखा था कि ये जो ईवीएम पर जो सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, उसको खत्म करके राजनैतिक फैक्टर्स से हमें जूझना होगा कि किस तरीके से बीजेपी का मुकाबला किया जा सके। मगर उस अभी ऐसा लग रहा है कि आप फिर से कुछ ये स्टेरॉइड्स या कुछ एक ऐसी शक्ति का की बात कर रहे हैं जहाँ पर ये परिणाम एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं हो रहे हैं, अलग तरीके से हो रहे हैं। ये उसके अच्छा, विपरीत। ईवीएम के सवाल पे मैं बहुत बार लिखता रहा हूँ और मैंने हमेशा एक बात कही है, आज नहीं पिछले 5 साल से मैंने बार-बार इस बात को दोहराया, दोहरा-दोहरा के मैं भी तंग आ गया हूँ। देखिए 3 बातें हैं जो सर्वविदित हैं। नंबर 1, दुनिया की किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को मैनिपुलेट किया जा सकता है। हुँ, नंबर 2, कि जो हमारे देश में इस वक़्त रूलर्स हैं, उनका कोई दीन-ईमान नहीं। चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 3, चुनाव आयोग की कोई रीढ़ की हड्डी तो बची नहीं है। जो उसको फ़ोन आएगा वो तो चुनाव आयोग कर देगा। जी, तो इस सब के चलते संदेह पैदा होता है, ये बात मैं 5 साल से कह रहा हूँ। लेकिन संदेह की पुष्टि के लिए हमें जो कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आना चाहिए, वो अभी तक किसी के पास नहीं आया है और वही एक दिक्कत है। बार-बार क्योंकि उसको समझा
दिक्कत है कि हमारे देश में सारी चर्चाएँ इतने स्थूल तरीके से होती हैं। अच्छा तुम ईवीएम के साथ हो, तुम खिलाफ हो, साथ हो तुम मोदी वाले हो, खिलाफ हो तो तुम सच्चे देशभक्त इत्यादि तमाम तरह की चीज़ें चलती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ किसी बारीक बात पे समझदारी से बात करने की परंपरा सार्वजनिक जीवन में बनी नहीं है, जिससे हमारा सार्वजनिक जीवन काफ़ी दूषित हुआ है। अ, मैंने कहा था 2019 में लोगों ने कहा मोदी जी तो ईवीएम से जीते हैं, मैंने कहा नहीं, कम से कम मेरी समझ ऐसी बिल्कुल नहीं। मेरी समझ थी कि जनता ने वोट दिया है। 2022 में जब योगी आदित्यनाथ जीते और तब तो बहुत ज़्यादा हमारे साथी हैरान हुए थे। मैं हैरान नहीं हुआ था चूँकि मैं ज़मीन पे घूम रहा था और मैं ज़मीन पे घूमते वक़्त देख रहा था कि वो था। हाँ, मार्जिन तब भी उनका कुछ ज़्यादा था, मेरी अपेक्षा से भी ज़्यादा था, लेकिन केवल अपनी अपेक्षा से दुनिया की हर चीज़ को आप जज नहीं कर सकते। ये जो आपने 2-3 बातें बताई, ये सब बातें शक पैदा करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन विश्वास करने के लिए नाकाफ़ी। ये जो बात अक्सर कही जाती है, मैंने खुद कही थी कि चुनाव आयोग शाम को जो आंकड़े रिलीज़ करता है, जब उसने 10 दिन के बाद आंकड़े रिलीज़ किए, तो मैं शायद पहले लोगों में से था जिसने वीडियो रिलीज़ करके चुनाव आयोग पे उँगली उठाई थी। मैंने तब भी कहा था, बाद में भी मैंने कहा था कि ये अपने आप में प्रमाण नहीं, ये शक करने का आधार है। चुनाव आयोग शाम 6 बजे आंकड़े एक देता है। हमेशा हमने देखा है, आज से 20 साल पहले भी होता था कि शाम 6 बजे के आंकड़े बहुत बदलते थे, कोई नई बात नहीं है। बस अब ये हो रहा है कि वो बदल कुछ ज़्यादा रहे, जी, इसको हमें एग्ज़ैक्टली देखना पड़ेगा और प्रमाण के तौर पे आपको कम से कम इतना देखना पड़ेगा कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में शाम 6 बजे के बाद आंकड़े ज़्यादा बढ़े, क्या वहाँ बीजेपी के जीतने की गुंजाइश भी ज़्यादा बढ़ी? ये तो न्यूनतम देखना पड़ेगा ना। ये लोग देखते नहीं। जब तक जी, इतना नहीं देखेंगे तब तक कैसे विश्वास कर सकते हैं? दूसरा एडीआर ने आंकड़ा दिया है, बहुत गंभीर आंकड़ा है और इस बार महाराष्ट्र में भी बात साबित हुई है कि जितने वोट ईवीएम में डाले गए, चुनाव आयोग के हिसाब से ऑफिशियली और जितने वोट ईवीएम में काउंट हुए, चुनाव आयोग के हिसाब से ऑफिशियली, दोनों में अंतर है। अंतर थोड़ा है, 100 का, 50 का, 200 का, 1000 का और अमूमन चुनाव में जीत-हार का जो फासला है, उससे कम है ये अंतर। लेकिन फिर भी अंतर तो है। क्यों है अंतर? तो चुनाव आयोग ने ये जवाब नहीं दिया कि इसका अंतर क्यों है आज तक और आरोप लगाने वाले ये नहीं बता पाए कि इस अंतर से चुनाव का परिणाम कैसे बदलेगा, है ना? यही बात ईवीएम की आज जो बात हो रही है उस पे है। तो ये बात जी। आगे की राह योगेंद्र जी आपको क्या लगता है किस तरीके से अगर इस तरीके से कुछ चुनाव के परिणाम को किसी भी तरीके से रिग किया जा रहा है या मैनिपुलेट किया जा रहा है और जो शंका पैदा हुई है, आगे की राह विपक्ष विपक्ष या जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से क्या होनी चाहिए उनकी? क्योंकि अभी तक जितने भी राजनैतिक दल भी हैं, वो शंका तो पैदा करते हैं, लेकिन उसको फिर फ़ॉलो अप नहीं करते हैं और उसकी वजह से वो शंका, शंका ही रह जाता है और वो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं दे पाते हैं। वही पहला कदम होगा अजय जी कि हरियाणा में जैसे बात उठी, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से सवाल आया कि भई 99% वाला दूसरा है, दूसरे की रीडिंग दूसरी है। लेकिन उसके बाद जो पूरा एविडेंस आना चाहिए था, वो कम से कम मैंने नहीं देखा। कहीं आया होगा, कोर्ट में जाएगा, लेकिन मैं नहीं देख पाया हूँ अब तक, जिससे मैं खुद भरोसा कर सकूँ और खड़ा होके कह सकूँ, हाँ, यहाँ धाँधली हुई है। महाराष्ट्र में कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। पिछले 2-3 दिन में कई तरह के एपिसोडिक कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल्स सामने आए हैं। अभी तक व्यवस्थित रूप से ऐसा एविडेंस नहीं आया जिसके आधार पे हम विश्वास से कह सकें कि हाँ, ये हेरा-फेरी का मामला है। अभी हम सिर्फ विश्वास से इतना कह सकते हैं कि दाल में कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ क्या ईवीएम के सॉफ्टवेयर में है या कि ईवीएम बदलने की है, जैसा कि कई लोग दावा करते हैं, एक ज़माने में पुराने ज़माने में बैलेट पेपर बदले जाते थे, तो हुँ, पुराने स्टाइल की हेरा-फेरी। या कि वोटिंग बूथ में हर बूथ में आखिर में 25, 30, 40 वोट एक्स्ट्रा डालने की गड़बड़ है, या कि किसी और तरह की गड़बड़ है, या कि वोटर लिस्ट में धाँधली है, या कि पोलिंग बूथ में कुछ गड़बड़ है। तमाम तरह की चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए मैं केवल एक्स फैक्टर, स्टेरॉइड ऐसे शब्दों का, मुहावरों का मैंने प्रयोग किया है। अभी तक हम जानते नहीं कि वो क्या है और पूरा जाने बिना, इसकी जाँच किए बिना हम पक्का आरोप नहीं लगा सकते। जी। लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ सबसे महत्वपूर्ण है इसके बारे में व्यवस्थित एविडेंस इकट्ठा करना।
ताकि हम इस एक निष्कर्ष पे पहुँच सकें। क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों में और दुनिया के बहुत सारे लोकतंत्र में ये हो रहा है कि चुनाव का परिणाम आता है, विपक्ष कहता है हम तो नहीं मानते, झूठा है चुनाव। भारत में अब हमारी अभूतपूर्व उपलब्धि ये थी कि हमारे यहाँ विपक्ष हमेशा सर झुका के, जो भी हारता था वो सर झुका के कहता था, हाँ, हार गए और चुपचाप से उठ के चला जाता। जी, ये तो एक न्यूनतम बात है ना, बनाए रखनी है। अगर ये बनाए रखनी है, तो दोनों पक्षों को जो चुनाव का काउंटिंग वाला हिस्सा कम से कम है, उसमें तो विश्वास होना होगा ना। आज उस पर सवाल या निशान उठ रहे हैं। जब मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, जब शरद पवार कहते हैं, ये बहुत वरिष्ठ लोग हैं, इन्होंने चुनाव पहले हारे भी, हार के भी उन्होंने ऐसी बातें पहले कभी नहीं कही। अगर वो आज कह रहे हैं, तो इन बातों पे गौर करना इसके बारे में कुछ प्रामाणिकता होनी होगी। या तो चुनाव आयोग इसके बारे में पूरा खुल के दे। ये उम्मीद अब मैंने छोड़ दी है। चुनाव आयोग ने जिस तरह से बेशर्मी से काम किया है पिछले 1 वर्ष में, खासतौर पे जब से राजीव कुमार आए हैं, उसके बाद से ये उम्मीद ही मैंने छोड़ दी है कि कोई जवाब देंगे, किसी बात का कोई भी उत्तर देंगे, वो तो वो देंगे। देंगे। तो क्या एक निष्पक्ष एक आयोग बन सकता है, कोई निष्पक्ष जाँच हो सकती है, जिस निष्पक्ष, लेकिन ये नहीं कि पहले से मान के बैठे हैं कि हेरा-फेरी हुई है, नहीं। जिसमें कड़ाई से एक-एक बात की जाँच की जाए, प्रमाण माँगे जाएँ। प्रमाण वो नहीं, देखिए इसका आपको ऐसा कोई प्रमाण कभी नहीं मिल सकता जो आप कोर्ट के अंदर जस्टिफाई कर सकें, क्योंकि वो तो तभी मिलेगा जब आप चुनाव आयोग की फाइल और टेप खोल सकेंगे, तो वो तो आप खोल नहीं सकते। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो मिले ना, दुनिया में कभी भी मर्डर होता है, तो कुछ ट्रेसेस छूट जाते हैं। कोई भी, यही थ्योरी है ना कि कोई भी मर्डरर है, अपने पीछे कोई ना कोई गलती कर जाता है, कुछ ना कुछ ट्रेस छोड़ जाता है। वो ट्रेस हमें देखने होंगे, उससे पता करना होगा। तब तक हम ये विश्वास से नहीं कह सकते कि जो दाल में काला है वो ईवीएम है या क्या है। मगर जी, कुछ गड़बड़ है, हुँ, ऐसा मुझे लगता है। 35 साल से मैंने चुनाव देखे हैं। बहुत चुनाव परिणाम ऐसे देखे हैं जो मेरे मन माफ़िक नहीं थे। बहुत चुनाव परिणाम ऐसे देखे हैं जिससे बिल्कुल दिल टूट गया। लेकिन ये नहीं महसूस हुआ कि ये जनता का वोट नहीं था, कुछ और मामला, दाल में और काला है। पिछले साल में 3 बार कम से कम महसूस हुआ है कि दाल में कुछ काला है। इसलिए इसकी एक व्यवस्थित रूप से जाँच होनी चाहिए, निष्पक्ष रूप से चीज़ें जनता के सामने आनी चाहिए। ये हमारे लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। वैसे मैं ये भी चलते में कह दूँ कि मैं पुराने बैलेट पेपर का समर्थक नहीं, क्योंकि पुराने बैलेट पेपर में भी तमाम तरह की गड़बड़ियाँ होती थी, बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी। अ, तो मेरे विचार से जो न्यूनतम करने की ज़रूरत है, आपने आगे की बात कही तो अंत में यही कहना चाहता हूँ, केवल 2 चीज़ करनी चाहिए। नंबर 1, कि वोटर को वेरीफाई करने दीजिए कि ये जो पर्ची है ये वही है जो कि मैंने वोट दिया था या नहीं। अब देख तो सकता है वोटर, लेकिन कर कुछ नहीं सकता। ये होना चाहिए, देख के मैं कह सकूँ हाँ, ये मेरा वोट है, ठीक है। नहीं, ये मैंने नहीं दिया था ना, ये तो गलत है। ये कहने की मुझे आज़ादी होनी चाहिए और ये मैनुअल होना चाहिए। विपक्ष का सुझाव है पर्ची के ज़रिए कर दीजिए। पर्ची वोटर के हाथ में दे दीजिए और कहिए कि वो अपने हाथ से डाले। मैंने वोट दिया, मान लीजिए बीजेपी को दिया, पर्ची निकली, मैंने देखा कमल है, फिर उसके बाद मैंने उसको बॉक्स में डाल दिया। पहला स्टेप ये, वोटर को वेरीफाई करने दीजिए। नंबर दूसरा स्टेप जो है वो ये कि चुनाव का ऑफिशियल परिणाम पर्चियों की गिनती के आधार पर ही होना चाहिए, केवल मशीन से नहीं होना चाहिए। ये 2 चीज़ कर दीजिए, उससे भारत के चुनाव में काफ़ी जितने सवाल उठ रहे हैं, उनमें से 100 में से 99 सवालों का जवाब हो जाएगा विश्वसनीयता और बढ़ जाए। हमें बैलेट पेपर पे जाना नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। बस ये आखिरी सवाल ये क्योंकि अभी हम इन सब इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2 चुनाव ऐसे भी हुए नंदेद का जो नांदेड़ की जो लोकसभा वहाँ कांग्रेस जीती और वही लोकसभा का पैटर्न वहाँ पे दोहराया, जबकि 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पर महायुति ने अपनी जीत दर्ज की। साथ में उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा, जो मुरादाबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी कुंदा की जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वहाँ पर वो 60 टू 70% ऐसा बताते हैं कि माइनॉरिटी पॉपुलेशन है जो लगातार बीजेपी के खिलाफ वोट करता है। लेकिन वहां पर भी बीजेपी जीत कर आती है 60-65% वोटों के साथ
और दूसरे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को कई स्टेजेस पीछे छोड़ते हुए। तो ये भी कहीं आपको उस तरीके का इस तरीके के जो हम लोग शंकाएँ पैदा हो रही हैं चुनावी प्रोसेस का लीक होना, उसको कहीं एक तरीके से एम्फसाइज़ कर रहा है या कुछ देखिए, उसपे उत्तर प्रदेश में जो हुआ ये तो खुल्लम-खुल्ला फ्रॉड है, इसके बारे में तो और कोई शब्द हो ही नहीं सकता और ये जी, तो शर्म आनी चाहिए चुनाव आयोग को। इससे पहले कोई भी चुनाव आयोग होता, तो पूरे इलेक्शन को काउंटर मांड कर देता, कहता कि भैया दोबारा चुनाव करो। वहाँ मतलब पिस्तौल चल रही है, गोलियाँ चलाई जा रही हैं, मतलब पिस्तौल दिखाई जा रही है, वोटर को धमकाया जा रहा है। इसके बाद ऐसा अनयूजुअल परिणाम आता है, तो ये तो खैर बिल्कुल फ्रॉड है जो उत्तर प्रदेश में हुआ, उसके बारे में तो मुझे कहते हुए कोई संदेह नहीं, ये संदेह का मामला नहीं है, ये तो बिल्कुल सीधा-सीधा रिगिंग का मामला है। पुराने स्टाइल की रिगिंग है, ईवीएम की रिगिंग नहीं है, तो बिल्कुल पुराने स्टाइल में जो गुंडागर्दी हुआ करती थी, वो है। वो क्या अ, पुलिस की है उस तरीके की गुंडागर्दी? जी, बिल्कुल पुलिस लोगों से वो आईडी पूछ रही है, जो पूछने का उसे अधिकार नहीं है। वहाँ पिस्तौल दिखाई जा रही है, बाद में परिणाम आता है, तो ये तो ख़ैर बिल्कुल खुल्लम-खुल्ला, उसके बारे में तो कोई संदेह नहीं है। नांदेड़ में जो हुआ मैंने देखा उस आंकड़े को उसके 2 ही कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि भाई लोगों के मन में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कैंडिडेट के प्रति सिम्पैथी थी क्योंकि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तो सिम्पैथी के नाते लोगों ने कहा कि चलिए लोकसभा में तो इस बेचारे को दे देते हैं, विधानसभा में तो अपने मन से देंगे। या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि विधानसभा में तो जो कुछ किया गया हेरा-फेरी की गई, लोकसभा की कोई खास परवाह नहीं थी क्योंकि उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। और नांदेड़ में वो दोनों का अंतर दिख गया, जहाँ हेरा-फेरी हुई और जहाँ हेरा-फेरी नहीं हुई, दोनों का अंतर दिख गया। अभी हम प्रामाणिक रूप से नहीं कह सकते कि दोनों में से क्या एक बात है, इस पे भरोसा कर लेना और इसके बारे में पहले से एक मान के चलना कि यही हो सकता है, वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। इसलिए मैं अभी भी कहता हूँ, थोड़ा संयम बरतना चाहिए, थोड़ा और जाँच करनी चाहिए, थोड़े और प्रमाण जुटाने चाहिए, जो सब लोग मान के चलते हैं कि हेरा-फेरी हुई है और पिछले 2-3 दिन से बहुत लोगों ने ये बात कही। उनको अपनी ऊर्जा को अब प्रमाण जुटाने में लगाना चाहिए, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। प्रमाण का मतलब मैं नहीं कह रहा कि आप मेरे को कोई गुप्त टेप ला के दिखा दीजिए, जहाँ हेरा-फेरी हो रही हो, इसका वीडियो ला के दिखा दीजिए, ये तो असंभव है। लेकिन कुछ इतना तो दिखाइए कि जैसे किसी एक कैंडिडेट ने कहा कि देखिए मेरे बूथ पर मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी पत्नी और मेरे 4 वोट थे और मेरे को केवल 2 वोट मिले। तो ये कम से कम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो हुआ ना। हुँ, इस जी। तरह के सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो आप लाके दिखाइए। सिस्टेमैटिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिले, तभी हम इस पे किसी निष्कर्ष पे पहुँच सकते हैं। जी, तो जाँच होनी चाहिए और इस तरीके से जो ईवीएम और चुनावी प्रक्रिया पे शंका दिखा रहे हैं, उनको प्रमाण इकट्ठा करना चाहिए। इसी के साथ योगेंद्र जी हम ये इंटरव्यू समाप्त करेंगे और वायर के साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।